अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी कि जल्द जल्द आपसे शेयर कर लूँ। एक तो ये कि जो वीडियो लीक वाला मामला था, जिसमें खरीदो फरोख्त और पैसों का इस्तेमाल खुलेआम जिस तरह से हो रहा था, वो दिखाया गया था। उस पर एक पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जो अपनी सिफारिशात मुरतब करके 1 माह के अंदर अंदर वज़ीर आज़म को देगी, और जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं और उसके साथ परवेज़ खटक साहब हैं। तो ये तो वो पार्लिमानी कमेटी है। उसके अलावा पीडीएम के अगर हम बात करें तो एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने से रब्ता किया है लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब ने, और फिर उन्होंने रब्ता किया आसिफ अली जरदारी साहब से। उन्होंने कहा कि जी आगे की हिकमत अमली क्या होगी उस पर हम जरा मुरतब कर लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी और पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी। आज जो हमने प्रोग्राम में बात करनी है सेनेट के इलेक्शन को लेकर, पिछले कई दिनों से ये बहस चल रही है। हुकूमत ने पहले सदारती रेफरेंस लेकर आई जो अदालत में जमा कराया, आईनी तरमीम लेकर आई जो पार्लियामेंट में फोरम दी, उसके बाद बिल आखिर सदारती ऑर्डिनेंस पे आके बात खत्म हुई, लेकिन वो मशरूत था अदालती एडवाइस पर। अब आज जब हियरिंग हुई है जो कि आगे पीर तक के लिए उसको फिलहाल मुलतवी किया गया है, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है जो कि 3 मार्च दिया। अब सवाल यहाँ पर ये लोग उठा रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद कितने चांसेस रह जाते हैं कि ओपन बैलेटिंग हो। वजीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा कह चुके हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं जब वो ये कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन ने ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट नहीं किया तो आखिर में रोना धोना उनको ही पड़ जाएगा या उनके ये गले पड़ जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनको आपका तारुफ करा देती हूँ। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची से वीडियो लिंक पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सर वालेकुम सरवर बारी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं फाफिन और उसके अलावा फॉर्मर चेयरपर्सन फाफिन। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब लॉ एक्सपर्ट है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी जी। नासिर बेग चुगताई साहब, आपसे दिल चाह रहा है पीडीएम से शुरू कर लूं थोड़ी सी बात। आज आप पीडीएम के सर बड़े करीब है ना? मैं बहुत दूर हूँ पीडीएम से। अच्छा सर बताएं तो ये अब, अच्छा मौलाना साहब का वो जुमला जिसको लोग बड़े मायने भी दे रहे हैं कि तहरीकें चलती रहती हैं, जरूरी नहीं है हर तहरीक का कोई नतीजा भी हो, तो ये बड़ा मायूस कुन सा बयान लगता है मौलाना साहब का, आपको भी लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है मौलाना का जो हिस्ट्री का परसेप्शन है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। वो मेरे ख्याल खिताबत तक बहुत जोश है। मतलब उनका एक जुमला वो भी तो है ना दोबारा, जो साद रफ़ीक ने पहले कहा था कि हम लोहे के चने हैं, हम लोहे के चने हैं, हमें आप चबा नहीं सकते, वो भी कल का जुमला है। वो जो जुमला आपने बताया, हर तहरीक का कोई नतीजा निकलता है। आप फाफिन के लोग बैठे हैं, बारी साहब बैठे हैं, इनको पता है कि पीएनई की तहरीक का भी नतीजा निकला था, अगरचे वो नाकाम हो गई थी, अगरचे वो नाकाम हो गई थी। आईजीआई की तहरीक का भी नतीजा निकला था, एमआरडी का नतीजा भी निकला था, ये सब तरीके नाकाम हो गई थी, लेकिन नतीजा निकला था। ये बॉक्सिंग का मैच होता है, उस बॉक्सिंग में अगरचे पॉइंट मिलता है चेहरे पर मुक्का मारने से, लेकिन बॉक्सर पेट पे भी मारता है, कमर पे भी मारता है, किडनी पे भी मारता है, और वो भी उसको कमज़ोर करता है, तो हुकूमतें कमज़ोर हो जाती हैं। हर तहरीक के बाद हुकूमत कमज़ोर होती है, मौलाना को ये पता नहीं है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मैं जरा इस पे आपका कमेंट ले लूं, उसके बाद हम जरा सेनेट इलेक्शन में बात करते हैं, क्योंकि आपने कोई पिटीशन भी इस हवाले से दायर कराई है, खासतौर पे वो वीडियो वाले इंकिशाफात। वैसे वो इंकिशाफात नहीं थे, वो देखा हमने पहली दफा है, हमें तो हमेशा से पता भी है, सुना भी है, लोग बताते भी हैं अपनी कहानियां ऑफ द रिकॉर्ड करके। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, आपको लगता है कि ये पीडीएम के बाद की अभी तो फिलहाल तो एक नाकाम तहरीक के तौर पर उभरी है, हुकूमत मजबूत हुई है कमजोर हुई है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि पीडीएम ने जो कुछ भी तहरीक चलाने की कोशिश की, जो वो बयानियां लेकर गए, वो तो मैं तो समझता हूँ बुरी तरह नाकाम हुआ, और उसका फायदा ये हुआ कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी उसको एडवांटेज मिला, और आज वो पब्लिक की गुड बुक्स में आगे, खास तौर पर ये जो सेनेट का ओपन बैलेट के हवाले से और वीडियो लीक करने के हवाले से, एक्शन लेने के हवाले से जो काम किया उन्होंने, पीडीएम ने जो सख्त स्टांस लिया था, कभी सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो गए, उनके बातें उन्होंने बड़ी बड़ी कही, लेकिन अवामी मसाइल को वो उठा नहीं सके। वो अवाम ने यही समझा कि जातियात की जंग है,
करप्शन बचाओ तहरीक है, अम्मी अब्बू डैडी बचाओ, या दादा या नाना बचाओ तहरीक है, जिस कवाले को लेकर वो चल रहे हैं, उसका मकसद अवाम की जड़ें नहीं थी उनका। देखे ना, अगर देखा जाए, उन्होंने इदारों की तनकीद बेस बनाया, अदालती फैसलों को बनाया, बिला वजह तनकीद बनाने के बाद और कोई बात नहीं थी। और दाएं बाएं जो लोग खड़े किए उन्होंने, उनके बारे में लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। यानी उनको पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए सही जज्बा नहीं है ना, वो पाकिस्तान से उस तरह की तवज्जो और अकीदत और प्यार रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपनी सियासी जमात के अंदर से हाफिज हुसैन अहमद साहब ले लें या बाकी लोग लें, उन्होंने चेहरा सारा सामने रख दिया और बता दिया कि जनाब ये लोग हैं कौन, क्या करना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है। अच्छा, और फिर चलिए उनके ठीक है। आसपास वो चीजें। ओके, अजहर सिद्दीक साहब मैं वापस आती हूँ। सिर्फ बारी साहब, ये जो पीडीएम की तहरीक थी, मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करना चाह रही, लेकिन क्योंकि ये वैसे तो हर चलती बस में चढ़ी है, महंगाई पे भी चली गई, करप्शन पे भी चले गए, फिर आइन पे भी चले गए, फिर जमहूरियत पे भी चले गए, लेकिन जो बेस थी वो कहते हैं कि जी सिलेक्टेड इलेक्शन थे और रिगिंग हुई थी बहुत ज्यादा। लेकिन जब भी मैंने फाफिन को और आपसे भी जब भी मेरी बात हुई है, शायद ऑडियो पेपर पे या टेलीफोन लाइन पर, आपने हमेशा ये बात की है कि आपसे मुराद फाफिन ने, कि ये जो इलेक्शन थे ये कंपैरेटिवली दे वर मोर ट्रांसपेरेंट अगर हम देखें 2013 के इलेक्शन से। डू यू स्टैंड विद दिस? बिल्कुल जी, मैंने इस पे मज़ामीन भी लिखे हैं, और जो हमने 2018 के इंतखाबात के बाद 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमारी वही पोजीशन है कि 2018 के इंतखाबात 2013 और 2008 के इंतखाबात की निस्बत बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कॉमनवेल्थ की टीम आई थी उसमें जो इंडिया के साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिद्दीकी साहब, वो भी थे उसमें, उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन बहुत आला इलेक्शन थे, ट्रांसपेरेंट थे, बहुत बेहतर हुए हैं। और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट सबको जाता है, अपोजिशन को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने 2017 का बिल पास किया था। तो लेकिन ये कि पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, और वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उनको इतना अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्रेडिट आरटीएस सिस्टम को भी जाता है? नहीं, देखिए, जो है, मुझे सेनेट की कमेटी ने बुलाया था बयान देने के लिए कि क्या है, तो मैंने उनको 2 सवाल किए थे कि एक तो इशू जो आरटीएस का है, वो बुनियादी बात यह थी कि उसमें आप देखें जो कनेक्टिविटी की पैरिटी है, कि किसी के पास 2G है, किसी के पास 4G है। अगर आप 2G से, अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो 2G से मैसेज भेजेगा रिजल्ट का, वो 4G को नहीं पहुंचेगा। एक तो पहली इशू ये मैंने बात की थी। दूसरा मैंने ये हाईलाइट किया था कि फोरेंसिक जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होनी चाहिए। 16,000 CCTV कैमरे लगाए गए थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, उनका डेटा मौजूद है, और उस डेटे को इस्तेमाल किया जा सकता है कि वाकई जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं वो सही हैं या गलत हैं। वो डेटे का एनालिसिस आज तक नहीं हुआ, 2.5 साल गुजर गए हैं। किसने करना था? जो ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना था, जो कमेटी बनी थी उसने ऑर्डर करना था, इलेक्शन कमीशन कर लेता। इसी तरह जो आप उस पार्लिमानी कमेटी की बात करें? मैं पार्लियामेंट कमेटी में मैंने ये बात की थी, सेनेट की। तो तीसरी बात ये है कि जो फॉर्म 45 था या 47 था, उन सब की वो मौजूद है, उसको एनालाइज कर लें। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना अपोजिशन ने कुछ संजीदगी का मुजाहरा किया और ना ही जो रूलिंग पार्टी उसने मुजाहरा किया। वो अगर कर लेते तो बहुत सारे मसले अभी तक हल हो चुके होते। लेकिन उनको मसलों को जिंदा भी तो रखना होता है ना। नहीं, मसले और भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं पुराने मसलों पे चलते रहे, नए मसलों की तलाश में। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, आपको जहमत इसलिए दी है कि काफी दिन पहले जब हम सेनेट इलेक्शन पे बात कर रहे थे और ओपन बैलेटिंग पे बात कर रहे थे, आप हमारे प्रोग्राम में थे, आपने कहा था इसके लिए काफी टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्लैरिटी अभी तक नहीं है। जो हुकूमत है उसने बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली, लाइक रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, आईनी तरमीम बिल भी लेकर आए, उसके बाद अब सदारती ऑर्डिनेंस भी लेकर आए। लेकिन आज भी जो रेफरेंस थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने कहा जी हमें 800 बैलेट पेपर्स छपवाने हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि अभी भी अगर पीर तक मुलतवी है और हाँ या नहीं में फैसला आ जाता है या सीक्रेट बैलेट ओपन बैलेटिंग के हक में, तो कितने मिनिमम मैक्सिमम टाइम में आप लोग इलेक्शन कमीशन तैयार होगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सेनेट की जो इंतखाबात हो रहे हैं
तो वो जो 48 जो है सीटें हैं, 48 नवंबर का इंतखाबात होना है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है तो ये चंद घंटों में ही बैलेट पेपर छाप देने हैं, इसमें एक हफ्ता कहाँ लगना है। जो ही जो इनका शेड्यूल के तहत तो जो स्क्रूटनी होने के बाद जो फाइनल लिस्ट जब आ जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, तो 3 या 4 दिन में बैलेट पेपर छाप देंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में। तो ये तो कोई ऐसा कोई अहम इशू नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी अहम बात जो बहस हो रही है, आज सदी साहब बैठे हुए हैं और बड़े कानूनदान हैं और सदर बारी साहब को बड़ी निगाह है हमारे इंतखाबी सिलसिले में और इंतखाबी इस्लाहात में भी। तो बाकी ये मामला जो हम नजर आ रहा है वो ये है कि जो ये बात दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है तो अब किसी किस्म की तरमीम या तब्दीली नहीं हो सकती। जो इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता इखलाक है वो सिर्फ डेवलपमेंट फंड या पोस्टिंग ट्रांसफर के बारे में, उस ज़ाब्ता इखलाक पे कानून साजी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब चाहे फैसला कर दे कि भाई आपने इसकी ओपनिंग बैट में आपने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखना है आर्टिकल 226 को, जैसे हमारे आजम सदी साहब बैठे हैं इसके बारे में उनको ज्यादा इल्म है। अब आर्टिकल 226 की मौजूदगी में ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है इसकी तो कोई आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। जब तक आप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि जनाब सेनेट के इंतखाबात जो वो आईनी नहीं है वो कानूनी है, तो फिर 1974 से लेकर 2018 तक जितने भी इंतखाबात हुए वो इलेक्शन पाकिस्तान की रोशनी में तो आईनी थे, तो क्या वो गैर आईनी थे? तो ये सारी चीजें बड़ा गंभीर मसाइल हैं इसके ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फरमा दे, ये रिमार्क दे दे कि जनाब इस पर आप कानून साजी कर लें, तो फिर ये जो है हमारा ऑर्डिनेंस ये खुद ब खुद तहरील हो जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान सर लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो 4 माह के लिए तकरीबन 120 दिन के लिए तो उसकी मुद्दत वैसे भी होती है ना, तो इस दौरान सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने खुद वैसे ही मशरूत रखा है अदालती एडवाइस पर। लेकिन बात ये ना, जब हमारे ये हमारा जो हमारा सदारती ऑर्डिनेंस की तो खुद हमारी हुकूमत का भी बड़ा खुशाइंद कदम उठा रही है। हुकूमत बार बार कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की और कोई फैसला ना दिया तो हम इसको तहरील कर देंगे। ये तो खुद गवर्नमेंट भी बड़े इस मामले में कोई लेकिन सर अटॉर्नी जनरल का बयान मुख्तलिफ था अदालत में, आपने भी सुना होगा। नहीं, अदालत का तो फैसला सब होगा, लेकिन अदालत ये कहेगी कि जी आप इसके ऊपर कानून साजी कर लें, तो कानून साजी तो लाजमी इस पे होना पड़ेगा। आर्टिकल 226 है, 59 है, 51 है, 223, 224, ये सारे मामला जो हैं ये उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेटिंग होने हैं। अब ये 4 या 5 हमारी आईनी तौर पर जो आर्टिकल्स हैं तो उनमें भी तरमीम किए बगैर ये सदारती ऑर्डिनेंस की तो कोई कदर नहीं बनती। इस लिहाज से इस सदारती ऑर्डिनेंस तो ज़ाहिर है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में है और हमें उम्मीद है कि शायद ये जुमे को कल जो है इसका फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये इसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन है इसके मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कहा है कि आइन कानून साजी के बगैर जो भी आप तरमीम करेंगे वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जवाब को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और जैसे कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इनके पास इख्तियारात है। तो ये तमाम मामला को देखते हुए हमें नजर यही आ रहा है कि थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान को देखा जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब नासिर बेग चौटाई साहब, अब यहाँ पर जो है वो इससे हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इलेक्शंस होंगे सेनेट के वो ओपन बैलेटिंग के थ्रू होंगे या वाया सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो जो जिस वीडियो लिंक की हम बात कर रहे हैं, वीडियो लीक की हम बात कर रहे हैं, और उसमें जिस तरह से चीज़ें मजीद खुलकर सामने आ गई हैं, पहले तो हम सुनते थे अब हम देखते भी हैं, तो इससे इस हुकूमती मौक़िफ़ पे काफ़ी वजन नहीं पड़ गया आपको लगता है कि, और आपको लगता है हो पाएंगे अब अदालती फैसले इसके हक में? अदालती फैसले तो अदालत पर मुनसर करते हैं, फैसला अदालत करती है, मैं और आप नहीं करते। अजहर साहब भी बैठे हैं, फैसले करती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना दरअसल ये था फैसला नहीं होता। हाँ, अच्छा चले, जी जी आप सर। अदालत का फैसला अदालत के अंदर होगा। अदालत फैसला करेगी कि ये ऑर्डिनेंस जायज़ है, कानूनी है, या इसको इग्नोर कर दिया जाए या इसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाए। सर कतई कलामी की माफी, सर कतई कलामी की माफी, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है। सर आई एम सॉरी टू इंटरवीन यू, लेकिन ये अदालत ने फैसला नहीं करना, उन्होंने सिर्फ एक ओपिनियन लिया है, अदालत से एडवाइस ली है। अगर अदालत खामोश हो जाती है इस मसले पर तो ऑर्डिनेंस गया आपका।
अगर अदालत कहती है कि रेफरेंस हम वापस कर रहे हैं तो रद्दी की टोकरी में फेंकना हुआ ना। अगर अदालत कहती है कि इसका जवाब ही नहीं बनता, इसके कदम ही नहीं है, 266 पे जाइए, जब 3 सत्र के कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 3 सत्र का, कि मां सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के तमाम इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा। अब इसकी कोई क्या तशरीह करता है मुझे पता नहीं, मैं तो एक स्ट्रीट मैन हूँ, ना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ना लॉ जानता हूँ, अदालतों में पेश बहुत हुआ हूँ मैं, पूरी फुल बेंच ने मुझे कंटेम्प्ट दिया हुआ था एक ज़माने में, और हम लोग जाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था हमें जजों से बात करने में। तो एतराज़ ये है बुनियादी तौर पर कि हुकूमत इतनी कन्फ्यूज़ क्यों है, कभी ऑर्डिनेंस ला रही है, कभी बिल ला रही है, कभी करारदाद ला रही है, कभी अमेंडमेंट ला रही है, कभी रेफरेंस ला रही है, कहीं टिक के नहीं बैठ रही। और आज जब कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने स्केड्यूल के मुताबिक काम करता रहे तो सन्नाटा आ गया। चले उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल उठे और उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने कहा जी आपने ये बात करके मुझे बड़ा रिलीफ दिया है, वरना अगर ये बात नहीं होती तो मेरी तस्वीर लगा के उस पर टारगेट किलिंग की जाती। बहुत अच्छी बात कही। तो मेरा कहना अर्ज़ ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। मिसाक जमहूरियत को पीटीआई भी कबूल कर चुकी है, जो पहले उसको मिसाक करप्शन कहा करती थी, अब उसको पीटीआई भी कबूल कर चुकी है और कहती है कि वहाँ भी इसका जिक्र है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। बिल्कुल है। 2015 में नवाज शरीफ ने कहा था ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया, पीपल्स पार्टी भी कहती रही। अब जब तीनों मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि ओपन बैलेट होना चाहिए, तो एक शरीफाना तरीके से बैठ जाएं, सब पार्टियां बैठ जाएं, फाफिन वालों को बिठा लें साथ में, इनको सालिस बना लें और इनसे कहें कि जी आप कंडक्ट करें इस मीटिंग को, और वो अमेंडमेंट ड्राफ्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है, जिसमें चेयरमैन का भी इलेक्शन हो, डिप्टी चेयरमैन का भी इलेक्शन हो, और वो अमेंड लाके हाउस पे पेश कर दें और उस पर डिबेट करके उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें, स्टैंडिंग कमेटी वापस भेज दें, जो तरीका है कानून का। ठीक है सर, मैं इसको कानूनी राय ले लूं। मेरा ख्याल है कोई खिलाफ नहीं है। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, मसला यहाँ पर आर्टिकल 226 का है। अब 226 की तशरीह बड़ी सिंपल है, जो कि बारहा हो चुकी है, अभी नासिर 127 साहब ने भी कर दी है। अब मसला यहाँ पर यह है कि क्या अगर ओपन बैलेटिंग इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, ओपन बैलेट इलेक्शन की तरफ, तो इस ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये हो सकता है, या हर सूरत हमें आईनी तरमीम का ही सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर वजह है कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 226 जब बनाया, उसके अंदर वो स्पेसिफाई कर सकती थी कि सारे इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। अगर आप 270 में 270 में चले जाएं, 1997 के इलेक्शन का जिक्र है, 2008 के इलेक्शन का जिक्र है, वहां कहा गया कि वो इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुए, आइन के मुताबिक हुए। तो 226 में ऑल इलेक्शंस का जिक्र किया है, और एक्सेप्ट जो निकाला है उन्होंने, वो निकाला है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट होंगे। अब गवर्नमेंट के पास क्या चाह रहा था, और वजह है कि 2 फैसले आ चुके हैं जो हम शायद समझ नहीं पा रहे, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का और एक सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन 140A के तहत हुए थे, उसमें भी सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का मामला आया। उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट बैलेट से होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी, सिंध हाई कोर्ट ने मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला जब डिस्पोज किया तो कहा कि ओपन या सीक्रेट बैलेट का मामला तय करना है कानून ने, यानी ये आइन के तहत का इशू नहीं है। तो यही बात है, इसी को सामने रखते एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में ये मामला लेकर गए हैं, और 226 आर्टिकल में तरमीम का बिल भी पेश कर दिया। 2/3 अक्सरियत तो इनके पास है नहीं है। अब बड़ा सीधा सा बात है। अब जो वजह है कि ये ऑर्डिनेंस जो है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122(6) में तरमीम के हवाले से लाए गए हैं, वजह यह है कि ये ऑर्डिनेंस इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले आना था। इलेक्शन स्केड्यूल आज जारी किया है और 11 फरवरी को जारी किया है, जो 3 मार्च को इलेक्शन होने हैं, नॉमिनेशन पेपर दाखिल होंगे, एतराजात आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, अपीलें दायर होंगी, हाई कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में अगर जाना होगा वहां जाए लेकर आएंगे सारे मामले को। तो उसको जोड़ दिया है इस बात के ऊपर कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देती है कि ये सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत नहीं है, तो वो फिर इलेक्शन होंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत।
ठीक और है, अगर ये ठीक है, फैसला कर ठीक है देती सर, है ठीक है तो सर, फिर मैं ये जरा बारी साहब से बात कर लूं। अजहर सिद्दीक साहब एक सेकंड। बारी साहब, अब यहाँ पर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी एक मसला है। अभी नासिर बेग चौटाई साहब ये कह रहे थे कि बेहतर तो यही है, बेस्ट यही है फोरम पार्लियामेंट कि ऑपोजिशन भी बैठ जाए, जो सबके एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, लेकिन ऑपोजिशन को अपने एतराज, वो कहते हैं कि सिर्फ सेनेट का इलेक्शन थोड़ी है, और भी रिफॉर्म्स है। तो सर ये रिफॉर्म्स आपकी नजर में फिर कैसे मुमकिन होंगे अगर ऑपोजिशन नहीं साथ में बैठती है, और खासतौर पर सेनेट पे जरा देखिए जी, जो बुनियादी बात है, एक तो बात हो रही है कि सीक्रेट बैलेट की और दूसरी बात हो रही है ओपन बैलेट की। एक बीच का रास्ता है ओके, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी दर्ज है कि आइडेंटिफाइएबल बैलेट, यानी कि काबिल शनाख्त बैलेट पेपर, यानी कि रहेगा वो सीक्रेट ही, बज़ाहिर किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि वो देखना चाहती हैं कि हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने किसको वोट डाला है, तो वो काबिल शनाख्त बैलेट पेपर बनाएं, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 29 में भी है, जो सेक्शन 29 है, क्लास 29 है, उसमें भी दिया है। लेकिन एक और अहम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा है वो है 218, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और वो मैं पढ़े देता हूँ। ये है 218(3): इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, ये अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इलेक्शन कंडक्ट करे जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, वो जस्टली हो, फेयर हो। हमें पता है, जो वीडियो भी आ गई है, कि माजी में कोई भी सेनेट का इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर नहीं हुआ। तो अगर इसको देखा जाए तो बीच का रास्ता है, और वो रास्ता निकाला जा सकता है कि आप सीक्रेट बैलेट करें, लेकिन आइडेंटिफाइएबल बैलेट पेपर प्रिंट करें, जिससे पता चल सके कि इस सूबाई असम्बली के, इस कौमी असम्बली के लोगों ने किस तरह वोट डाला है। लेकिन बज़ाहिर वो सीक्रेट होगा, लेकिन आइडेंटिफाइएबल होगा। हाँ, पार्टी लीडर देख सकते हैं, पार्टी को देख सकता है। तो मेरा ख्याल एक ये बीच का रास्ता है जो निकाला जाना चाहिए। और इसके ऊपर उसके ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि PMLN और जो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने 2006 में इसके ऊपर साइन किए थे और कौम के साथ वादा किया था ये किया जाएगा। उसके बाद कितने सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं, उन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है, और अब PTI भी यही कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो इन प्रिंसिपल एग्री करती हैं कि जनाब आइडेंटिफाइएबल बैलेट पेपर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की कौम की ज़रूरत है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम में करप्शन है उसको एलिमिनेट करने की तरफ पहला कदम उठाया जाए। बिल्कुल सही। प्रिंसिपली अग्री दो पार्टी बड़ी करती थी, अब उनके प्रिंसिपल शायद चेंज हो गए। नहीं, दे कांट चेंज। नो, पीपल्स पार्टी एंड PMLN अदरवाइज सिविल सोसाइटी की बेहाफ पे तो नहीं, लेकिन सिविल सोसाइटी के एक मेंबर होने के नाते मैं उनसे डिमांड करता हूं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ये शिक जो है वापस ले लें। बहुत अच्छी कल वो हिम्मत का मुजाहरा करें और वो कहें कि हम ये वापस लेते हैं। मतलब ये पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन है और ट्रेडिंग को रोकना है। हमें ब्रेक लेना है। नासिर बेग चौटाई साहब, अब यहाँ पर मसला ये है कि जी ये जो आइडेंटिफाइबल वाली जो बात कर रहे हैं कि एक और ऑप्शन मौजूद है, मतलब एक तो सीक्रेट है और एक ओपन है और एक आइडेंटिफाइबल, यानी वो वैसे सीक्रेट होगा लेकिन जो पार्टी हेड्स हैं वो सिर्फ उसको देख सकेंगे। और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है उसमें भी इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, और CODB में यही है, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो था ही, लेकिन मैं उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात कर रही हूँ जो अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है, ऑर्डिनेंस की बात कर रही हूँ प्रेसिडेंशियल, उसमें भी उन्होंने ओपन एंड आइडेंटिफाइबल का वर्ड यूज किया। तो आपको लगता है कि तीसरे ऑप्शन पे बात COD की बात करूंगा, डेवलप हो सकता है? अभी तक मैं ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर सकता, मैं COD की बात करूंगा। और इंडिया की मैं आपको मिसाल दूंगा, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि किसने किसको वोट दिया, कि पार्टी लीडर या पार्टी का जो पोलिंग एजेंट है
मुतालिका पार्टी का अपनी पार्टी के रुकन का बैलेट पेपर चेक कर सकता है ड्यूरिंग पोलिंग। एक तरीका ये भी है, एक तरीका बारी साहब ने बताया वो भी है, एक तरीका कोड नंबर का भी है कि बैलेट पर कोड पड़ा हुआ हो और वो कोड सिर्फ पार्टी लीडर के पास लिस्ट में हो या इलेक्शन कमीशन के पास हो और किसी के पास ना हो, ये तरीका भी है। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये करप्शन का नासूर जो है हमारी डेमोक्रेसी में, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है वो भी सो कॉल्ड है ना, उसमें भी उसको दीमक लगा रहा है, दीमक लगा चुका है। इखलाकियात तो छोड़ दें आप, इखलाकियात तो बहुत परे की बात है, ये हमारे जो कौमी किरदार को तबाह कर चुका है। आप नोटों के बंडल लेके बैठे हुए हो और कह रहे हो किताब है यार, थोड़ी शर्म कर लो। सर आपके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी किताबें हैं। कौन सी किताब है मुझे बताए ना, तो इसको तय करना पड़ेगा आपको एक बार। तीनों पार्टियां मुत्तफिक हैं, जब मुत्तफिक हैं तो मिलके क्यों नहीं बैठती? जब ये तीन बैठेंगी तो बाकी 11 और 15 भी आ जाएंगी, छोटे भी आ जाएंगे, वो भी आपका साथ दे देंगे, जिनके 2-2 वोट हैं वो भी आपकी हिमायत में आ जाएंगे। लेकिन तीनों को बैठना पड़ेगा और मिनिमम सेंटेंसेस का एक लॉ बना लें, लंबा ना करें। अटॉर्नी जनरल काबिल आदमी हैं बहुत, उनको बिठा लें, इत्तेजाज साहब हैं, रज़ा रब्बानी साहब हैं और लोग हैं जो लॉ को जानते हैं, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी करते हैं, उनको ले बिठा लें और बना लें। लेकिन खुदा का खौफ करें, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बार बार ला के पेश किया गया, बार बार कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका कि गलत है गलत है गलत है, और फिर आखिर में कोई और आया, उसने बनाया ड्राफ्ट एक्सटेंशन का, फिर वो अप्रूव हुआ और फिर उसने कोर्ट ने कहा कि आप पार्लियामेंट जाओ, वहाँ से मंजूर करो। अच्छा, ये ना करें प्लीज। ठीक है सर, एक बना ले ड्राफ्ट तरीके के साथ, शाफान हनीफाना अंदाज में। मैं ब्रेक ले लूं, मुख्तसर सर वापस आते हैं तो हज़रत सिद्दीक साहब से पूछेंगे कि ये ओपन और आइडेंटिफाइबल वाली जो बात है, इसमें जो एक तीसरा ऑप्शन के तौर पे ये सामने आई है, तो ये डूएबल है या नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में अगर ये लफ्ज़ को ऐड किया है तो शायद ये तीसरा ऑप्शन उनके पास हो। लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से घर घर एहसास डिजिटल सर्वे जारी है, जिसके नतीजे में 70 लाख मुस्तहिक खानदानों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। सर्वे नुमाइंदे के साथ ताउन करें और इन्हें अपने कौमी शनाख्ती कार्ड समेत अपने घराने की दुरुस्त मालूमात फराहम करें। मुस्तहिक घरानों के जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, इन्हें 8171 से शनाख्ती कार्ड बनवाने का पैगाम आएगा और अहल अफराद को 12,000 की पहली किस्त की वसूली का पैगाम आएगा। रकम हबीब बैंक और बैंक अल फलाह के मुकर्रर करता अदायगी मराकज से वसूल करें। एहसास के तमाम पैगामात सिर्फ 8171 से ही आते हैं। याद रहे, एहसास के किसी भी प्रोग्राम में शमूलियत की कोई फीस नहीं। मजीद मालूमात के लिए 0800 26477 पर रुजू करें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर। BOP तकवा बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले मुफ्त इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड और बेशुमार दीगर सहूलियात। शराइत ज़वाबित लागू हैं। BOP तकवा इस्लामिक बैंकिंग, एक यकीन एक ईमान। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, ये वतन अमानत है और तुम अमीर होगा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के। अवाम की खुशहाली में है वतन की तरक्की, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से कर रही है आपके अपने घर का ख्वाब पूरा। अब आपको मिले 5 या 10 मरले के घर के लिए 20 साल तक की मुद्दत का कर्ज, 5% के कम तरीन मार्कअप और आसान मुहाना इक़सात पर। आज ही अपने करीबी बैंक से राब्ता करें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन का इश्तिहारी पैगाम, शिरकत करने वाले बैंकों की जानिब से।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत सिद्दीक साहब, ज़रा इस पे आप भी अपने कमेंट दे दीजिएगा। ये जो ओपन एंड आइडेंटिफाइबल सरवर बारी साहब ने जिसका हवाला दिया, डुएबल है? तीसरे ऑप्शन के तौर पे देखा जा सकता है? देखिए जहाँ तक तारीख के जरूर में जाना पड़ेगा, जमहूरियत की स्टेक नंबर 23 में ये बात है थी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के हवाले से, लेकिन क्वेश्चन सीधा आया कि जहां पर अगर अभी तक डिसीजन यही है कि वो बैलेट पेपर है वो सीक्रेट ही होगा। ओपन आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि आप सामने रख के आइडेंटिफाई कर सके। बैलेट पेपर में होता क्या है पहले कि बैलेट पेपर फटता है, उसका दूसरा ऑप्शन का पता नहीं होता कि वो किसका है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का तरीका है उसमें ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट नहीं होता है। अगर ये इतना काम सीधा होता तो ये मामला तो बहुत पहले का हो जाना था कि अगर इसको सिंपल सी बात थी कि ओपन आइडेंटिफाइबल वोट करके, यानी क्या कि बैलेट पेपर का एक जो पोर्टफोलियो है उसमें आपका नाम लिखा और वो ही दूसरे फोलियो पे लिखा जाकर दोनों को मैच करके आप निकाल सकें। आज ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एक में जहां दस्तखत होते हैं, दूसरा जो पोर्शन है जो बैलेट पेपर का है वो आप मैच नहीं कर सकते उसके साथ। वो सीक्रेट बैलेट की यही एक वजह है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब तक बाकायदा ये सीक्रेट बैलेट की प्रोविजन खत्म नहीं होती। जब सीक्रेट बैलेट की प्रोविजन, बड़ी सीधी सी बात है, आइन में तो मैं बड़ा क्लियर हूं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये सेक्शन 122(6) इलेक्शन एक्ट 2017 में जिक्र किया हुआ है कि सीक्रेट बैलेट से होना है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हिस्ट्री में इलेक्शन ऐसे होते रहे हैं, लेकिन वजह क्या थी, वो कानून में लिखा हुआ था। पहले इलेक्शन एक्ट 1975 में था, अब इलेक्शन एक्ट 2017 में है। इशू जो समझने वाला है कि ये सारे मामले को ओपन कैसे किया जा सके, और वो सिर्फ यही एक ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है कि जो सेनेट के इलेक्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ चुका है, उस ऑर्डिनेंस के तहत ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट से, और ये जो कि प्रेफरेंशियल वोट होते हैं, क्योंकि अपना फ्रैक्शन में वोट डालने होते हैं, यानी अगर 11 सीटें हैं और अपना मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर को 350 के करीब 450 करीब सीटें हैं, तो वो डिवाइड करके आप अंदाजा लगा लें 40-45 के करीब एक वोट पड़ेगा। वो वोट पढ़ के आपको वोट डालना है। तो ये मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम है, और वो जब तक वो आइन में तरमीम या कानून क्लियर नहीं होता, सेनेट भी इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उस बैलेट पेपर की सेंसिटिविटी को खत्म नहीं कर सकते। उसकी जो तकद्दुस है सीक्रेसी के हवाले से बारी साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनकी बात भी सुन लूं। जी बारी साहब। देखिए सिद्दीकी साहब, इसमें बुनियादी बात ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सीक्रेट और आइडेंटिफाइबल बैलेट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ओपन तो फिर हो गया, फिर आइडेंटिफाइबल करने की तो उसको जरूरत नहीं है, उसको सीक्रेट भी रखा जा सकता है और ओपन ना भी किया जाए, लेकिन आइडेंटिफाइबल काबिल शनाख्त बैलेट जो है वो काबिल अमल है, और उसके साथ सिर्फ 2 to 6 को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। मेरी नज़र में 2218 जो है 218 जो आइन की शिक है वो भी उतनी ही अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो फ्री और फेयर नहीं होते, जस्ट नहीं होते, अवाम के वोटों पर डाका डाला जाता है, खरीदो फरोख्त होती है। हमारा अपर हाउस जिसका नाम अपर हाउस है, सबसे बाला ईवान है, अगर उसमें किराए के लोग आएंगे, पैसे दे के लोग आएंगे, तो हमारी जो गवर्नेंस है, पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जानना चाहें कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है। तो इसलिए ये सिर्फ कानूनी मूशगाफी नहीं है, ये पाकिस्तान की गवर्नेंस का मामला है, और गवर्नेंस में आपके सामने है कि इस वक्त जो ताकतवर है वो जो मर्जी करता फिरे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सीक्रेट और आइडेंटिफाइएबल बैलेट की बात है, और फेयर और फ्री इलेक्शन की बात भी है। और जो इलेक्शन एक्ट है उसका जो आर्टिकल 122(6) है वो जो है अमेंड किया जा सकता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे सकती है, और वो सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट उसमें की जा सकती है अगर इलेक्शन एक्ट की बात करें, क्योंकि वो एक एक्ट है, वो आइन का हिस्सा नहीं है। देखिए बारी साहब, आप जो बात कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि 218(3) के तहत मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन खुद भी एक रूल्स बनाकर
एक बाकायदा नोटिफाई करके ये कर सकता था कि आप, यानी देखे ना, मोड एंड मैनर और प्रोसीजर सारा है, ये इलेक्शन कमीशन ने सेट करना है। 218(3) की पावर बड़ी वास्ट है, और मैंने इसी हवाले से बाकायदा 2 खत लिखे हैं, वो मैं जिक्र अभी करता हूं, जिसका भी नादिया जिक्र करना चाहती है। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट में बयान दे चुका है कि वो सीक्रेट बैलेट में जाएगा और इन चीजों की तरफ जाएगा, इलेक्शन कमीशन जब तक इलेक्शन एक्ट में एक तो देखा 122(6) में तरमीम करनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने अब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में लिखा है कि पार्टी का सदर अगर कहेगा तो उस वोट को खोल के देखा जा सकेगा, ये जिक्र किया हुआ है बाकायदा उन्होंने, ये बाकायदा। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बाकायदा कोई रूल जारी नहीं करता, कोई क्लैरिफिकेशन इस हवाले से कि 218(3) के इख्तियारात को इस्तेमाल करने की जजमेंट मौजूद है, आपका ये ओपिनियन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी वास्ट पावर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब जवाब देकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मैं समझता हूँ खुद फंस चुका है, वो इस तरह की कोई चीज नहीं कहेगा, चूंकि उन्होंने कह दिया है कि सीक्रेट बैलेट ही करना है। तो ये जरा मुश्किल सवाल हो जाना है कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी मोड एंड मैनर के हवाले से, और वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। मैं आज भी समझता हूँ कि 122(6) को साइड पर रखकर इलेक्शन कमीशन इसकी ट्रांसपेरेंसी को, करप्शन को, करप्ट प्रैक्टिस को खत्म, मैंने अभी रिसेंटली क्या किया भाई साहब, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो वीडियो आई है, जो वीडियो आई है, इस वीडियो के हवाले से खत लिखा। मैं तो ये कदम आगे जाना चाह रहा हूँ ना, मुझे कदम कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो फ्लोर क्रॉस कर जाए और ओपन बैलेट पे भी वो किसी और को वोट दे दे तो क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो रहा? तो मेरा ख्याल ये है कि इसको मजबूत करें और सीमेंट करें, और ये कहें कि जो आदमी ओपन बैलेट में पार्टी लाइन क्रॉस करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सही है। भी डाल दे इसके अंदर। 3 किस्म के लोग होते हैं, डेमोक्रेसी कुछ हद तक महफूज हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो चोरी इसलिए करते हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा होता है कि कोई देख रहा है। कुछ बहुत कम ऐसे चोर होते हैं जो ये समझते हैं कि जो अगर कोई देख भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा अपना ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और कौम की डिमांड भी है कि वो इलेक्शन कमीशन 218(3) के तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इंश्योर करे, और ये भी इंश्योर करे कि वो जो पहले माजी में होता रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बन के रहा है, वो इस दफा ये साबित करके दिखाए कि वो फ्री एंड फेयर और करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर इलेक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो ये डिमांड है हमारी। नासिर भाई सुल्तानी साहब, मसला यहाँ पर यह है कि ठीक है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो इनका आर्टिकल भी पढ़ के सुनाया है बारी साहब ने, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही थी कि जो आईनी तरमीम आई थी, जो जिसको 26वीं आईनी तरमीम कहा गया, कि वो पार्लियामेंट से पास होती, तमाम जमातें जो माजी में उनमें कंसेंसस रहा है वो सब मिलके इसमें तरमीम करती। सर ये मामला आगे कैसे चलेंगे? अभी तो सेनेट का इलेक्शन है, आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं। इतना सिस्टम बदबूदार हमारा, इतना रॉटन हो चुका है, लेकिन उसमें तरमीम को हमें जो सूट करता है हम करेंगे, तुम्हें जो सूट करता है वो हम नहीं करेंगे। सर ये तमाम बड़े रिफॉर्म्स होने स्टेटस को किस तरह से खात्मा होगा? देखिए, इलेक्शन का निज़ाम भी तो हमारा इसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है ना जी। ये सिस्टम ही फरसूदा है, दीमक ज़दा है पूरा निज़ाम, उसका एक हिस्सा हमारा इलेक्शन का निज़ाम है। इलेक्शन कमीशन चाहता तो कर लेता, फला चाहता कर लेता, नहीं हो पाएगा। ये इतना इख्तलाफ इस पर आ गया है, इतना झगड़ा आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी लंबी समातें करना पड़ रही है। अब दूसरी पार्टी बन रहे हैं इसके अंदर, तो ये पार्लियामेंट ही कर पाएगी, ये पार्लियामेंट ही को करना पड़ेगा। और जब तक मैं और आप फाफिज वाले और वकला हजरात अगर अदालतों पर हमलों से बाज आ जाएं, तो वो ये मिलकर तय करें कि आइए इस पर तो बात करें, इस पर बात करें, और बात करने के बाद इन्हें मजबूर करें कि ये सीधे हो जाएं। सीधे ना हो तो कुछ तरीक़ाकार को सीधा कर लें। ये सीधे भी नहीं होंगे, 2 नस्लें चाहिए भी सीधा होने के लिए, लेकिन तरीक़ाकार सीधा हो सकता है।
पार्लियामेंट करेगी और कोई नहीं कर सकता। सर मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में जो अपोजिशन जमाते हैं वो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि अब हमें किसी भी बिल पर या किसी भी तरमीम पे हुकूमत की हिमायत नहीं करनी या हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना, और इसका बर्मला इजहार मौलाना साहब भी कर चुके हैं, इसका बर्मला इजहार मरियम नवाज भी कर चुकी हैं, तो ये फिर मामले आगे कैसे चलेंगे? या तो फिर यही है कि सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई की बढ़तरी हुकूमत की हो जाती है, तो फिर आपको लगता है कि इनको ऑपोजिशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तरमीम की यहाँ से नहीं करा सकेंगे बढ़तरी तो खैर नहीं जॉइंट होगी, सेशन में करा लेंगे, ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज की जो फिगर है वो भी आप ले लें और कोई खरीदो फरोख्त ना हो, कोई दुकानदारी ना हो, तब भी बढ़तरी नहीं होगी, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, बढ़तरी फिर भी अपोजिशन की होगी 49, 51 की, ये गिन के रख लीजिएगा आज जो बता रहा हूँ मैं आपको। सही है। अगर शॉपिंग ना हुई, अब प्राइम मिनिस्टर तो कह चुके हैं हमारे पास सब कुछ है, हाँ हुकूमत के पास सब तमाम टूल्स होते हैं आपको रुलाने के लिए, तो ये ख़तरा तो है। ख़तरा ये भी है कि दूसरे भी ख़रीदेंगे और फिर बंडल लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये कि 3 इजलास पार्लियामेंट के ऐसे हो जाएं जो खामोशी में हों, जो गाली के बगैर हों, जिसमें स्पीकर नज़र आए, जिसमें डिप्टी स्पीकर नज़र आए, जिसमें अरकान असम्बली नज़र आए, उनका रवैया, उनके अल्फाज, उनके करतूत, उनका उछलना कूदना, उनका पत्थर मारना, ये सब ख़त्म हो जाए। 3 खामोश इजलास करें तो जहन खुलेगा, बात सामने आएगी, कुछ तरीक़ा देखें। ठीक है। मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ बास पड़ोसी मुल्कों की पार्लियामेंट देखकर, ठीक है। क्या डिबेट नहीं हो रही होती वहाँ पर, और कितनी तलख डिबेट नहीं हो रही होती, अल्फाज का इस्तेमाल होता है, लेजा धीमा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पे मसला ये है कि अपोजिशन तो इस पे नहीं करना चाह रही, वो कह चुकी है, जिससे मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाह रही, लेकिन हुकूमत के पास अब इस सिस्टम को तब्दील करने के, स्टेटस को खत्म करने के लिए, जिसको दीमक ज़दा सिस्टम का भी नाम दे रहे हैं बेग साहब, आपको लगता है कि अब इंतजार हमें यही करना चाहिए कि कम या ज्यादा सेनेट में जब हुकूमती बढ़तरी हो जाएगी तो वो बिल जो नेशनल असेंबली से पास होने के बावजूद सेनेट में फंस जाते थे, तो उसमें हुकूमत को पॉलिसी चेंज करने में, लेजिस्लेशन में आसानी होगी, या तो फिर हम कोई बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए बुनियादी बात तो हकीकत है कि मौजूदा गवर्नमेंट का नेशनल असेंबली के अंदर सादा अक्सरियत है, सेनेट के अंदर सादा अक्सरियत नहीं है, और इसी वजह से लेजिस्लेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, और यही वजह थी कि ऑर्डिनेंस वो देते रहे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं, और हमारे यहाँ अपोजिशन ने स्टेट्समैन का किरदार बिल्कुल अदा नहीं किया। कोई अच्छी लेजिस्लेशन भी आई है, जैसे आर्टिकल 226 के दरमियान बड़ी अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आईनी तरमीम बड़ी अच्छी आई थी, कोई जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। मैं लिख चुका हूँ मैं बाकायदा कह चुका हूं, एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए करप्शन खत्म करने की, 218 आर्टिकल के हवाले से मैं कह चुका हूं, बाकायदा खत लिखा और सुबह पिटीशन मैंने दायर की हुई है, वो बैठ के भी नहीं। और दूसरी जहां तक बात है, जब तक इलेक्शन कमीशन अपना प्रोएक्टिव रोल और अपना जो सही माने में आईनी किरदार अदा नहीं करता है, जो आईने पाकिस्तान 1973 ने फराहम किया, तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी एक आदमी पैसे लेके वोट डाल रहा है, दूसरा आदमी जिसकी सीटें ही नहीं है वो पैसे करोड़ों रुपए लगाए, उसने रिकवरी भी तो करनी है, उसको वो रिकवरी करेगा या अवामी खिदमत करेगा? बारी साहब, गवर्नेंस के मामलात हमें यही बताया जाता है कि ये सिस्टम इतना खराब हो चुका है, जिसको दीमक ज़दा करार दिया जाता है, बदबूदार करार दिया जाता है, इसमें तब्दीली नागुज़ीर है। ये तब्दीली कैसे आएगी? देखिए, इसकी तब्दीली के लिए बहुत ज़रूरी है मीडिया और सिविल सोसाइटी जो है वो प्रेशर बिल्डअप करे कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको चेंज करें, नहीं तो फिर हम आपको चेंज करेंगे। सर, हुकूमती जाने से भी ये सिस्टम नहीं चेंज होते। नहीं, देखिए दुनिया में दुनिया में तब्दीली आती है, सारी हुकूमतों को आजमा लिया, सारी पार्टीज को आजमा लिया, लोग तंग आ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट आएगा जब लोग बाहर निकलेंगे, सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने इस मुल्क की जो गवर्नेंस उसका बेड़ा गर्क किया है। रिफॉर्म्स की जरूरत है हर शोबे में, बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है। वन लाइनर दे दीजिएगा सर बेग साहब। सर 2.5 साल हो गए, 3 साल हो जाएंगे, कोई रिफॉर्म्स नहीं आई, पुलिस रिफॉर्म भी नहीं आई, एजुकेशन रिफॉर्म भी नहीं आई, इलेक्शन रिफॉर्म भी नहीं आई, कोई रिफॉर्म नहीं आई। अब आ जानी चाहिए, बहुत देर हो गई, वरना लोग बाहर आ जाएंगे। चलो ठीक है, आ जानी चाहिए, लेकिन वही वाली बात है कि अब बहुत हो गया। मतलब अगर इस सिस्टम में रहते हुए
इस सिस्टम में रहते हुए डिलीवर नहीं हो रहा, तो फिर इस सिस्टम में तरमीम की जरूरत है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और वो सिस्टम जिसको हम बदबूदार कभी नाम दे देते हैं, कभी हम उसको दीमक ज़दा जिससे से बात हो रही है उसका नाम दे देते हैं, कभी हम उसको स्टेटस को का नाम दे देते हैं, लेकिन बहरहाल वजह यही है कि यहाँ पर सिंसियरिटीज नहीं है। हमारे जो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो नेशनल इंटरेस्ट पर हावी हैं। तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा करूंगी। बारी साहब आपका भी, नासिर बेग चुगताई साहब आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी। नादिम मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।